मार्गदर्शन देने के लिए मैं सबसे पहले निवेदन करती हूँ, आदरणीय श्री पवन कुमार सर, पतंजलि अनुसंधान केंद्र हरिद्वार से। तो स्वागत है आदरणीय पवन कुमार सर का। जी, नमस्कार सभी। और आज के हमारे योग शिक्षक रमेश चंद मेहरा जी ने बहुत सुंदर तरीके से योग कराया। उनके अनुभव रोज कुछ न कुछ वो नए तरीके से कुछ नई चीज जुड़ते हैं। अनुभव आधारित जो प्रक्रिया की बात करते हैं, मेरे ख्याल से वो सबसे महत्वपूर्ण है। इससे हमारा अनुभव क्या हो रहा है, हमें दबाव, प्रेशर कहाँ पर पड़ रहा है और क्या चीज ठीक हो रही है। तो सबके मेरे ख्याल से जो उसने भी योग किया है, के अनुभव बहुत सकारात्मक रहते हैं, ऐसे जब हम ध्यानपूर्वक योग करते हैं। तो आज की जो चर्चा है उस पर पर्यावरण के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं और चर्चा के साथ ही जो उससे संबंधित कमेंट्स टिप्पणी होंगी उसके ऊपर बातचीत करेंगे। कोई विशेष मेरी तरफ से मुझे कहना नहीं है, सिवाय यह है कि वो चीज़ें इस मंच पर हमने कई बार कही हैं। ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो पर्यावरण की सुरक्षा के लिए है। जो भी हम कार्य करते हैं, जो भी हम चर्चा करते हैं, उसमें कहीं न कहीं पर्यावरण जो जुड़ा हुआ है, वो शब्द जुड़ा हुआ है। उसके रूप अलग-अलग हैं, उसके तरीके अलग-अलग हैं और उसमें हमारा क्या योगदान हो सकता है, इस पर भी हम काफ़ी बल देने का प्रयास करते हैं और कुछ करने का प्रयास करते हैं। तो यही चीज़ है जो हमें हमारी चर्चाओं में स्थान लेती रही है। और इस पर्यावरण दिवस का जो इस वर्ष का जो दिवस है, इसमें कई सारे कार्यक्रम हो रहे होंगे और कई सारी गतिविधियां हो रही होंगी, लेकिन फिर ज्यादातर लोग उसको भूल करके फिर अगले साल उन्हीं चीजों पर चर्चा करते हैं। तो इस बीच में हमारी जो समीक्षा होनी चाहिए या जो हमें अलग अलग समय पर अलग अलग स्थानों पर अलग अलग जो हमारे तत्व हैं, पंच तत्व हैं, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके संवर्धन के लिए हमने क्या काम किया है, वह फिर 1 साल बाद ही उसका समय आता है। लेकिन हम इस योगाहार कार्यक्रम में सब चीज़ों पर ध्यान देते हुए अलग-अलग चीज़ों पर अलग-अलग जब वक्ता आते हैं और वो अपनी बात कहते हैं, तो कहीं न कहीं हम उन चीज़ों का हमारा ध्यान रहता है और हमारे कुछ साथी निश्चित रूप से इस पाँचों तत्वों की सुरक्षा के लिए अपने स्तर से जो कार्य कर रहे हैं, अपने-अपने क्षेत्रों में जो कार्य कर रहे हैं, निश्चित रूप से उसका एक अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है। उसके अनुभव जब हम सुनते हैं, तो उसके बारे में भी हमें अच्छी जानकारी मिल पाती है और प्रेरित हो पाते हैं कि हम भी ऐसा ही कुछ करने का प्रयास करें या अपने स्तर से जो हम करने का प्रयास करें, उसके ऊपर हम शायद अपने आप को ज़्यादा मोटिवेट हो पाते हैं। तो इस कार्यक्रम में आज की जो चर्चा है, इस पर हम बहुत सारी चीज़ें के साथ हम बातचीत करेंगे। कुछ एक विषय भी अभी दिनेश जी ने किया है, शायद उस विषय पर वो बोलेंगे कि इस बार की हमारी थीम क्या है, विश्व की थीम क्या है। लेकिन मुझे लगता है कि हमारी व्यक्तिगत थीम क्या होनी चाहिए, इस पर हमें चर्चा करनी चाहिए कि हम इस बार इस पर्यावरण को बचाने के लिए क्या कर रहे होंगे, क्या काम हम करें। चाहे हम पानी बचाने के ऊपर बात करें, चाहे हम पेड़ लगाने की बातचीत करें, चाहे हम अपने बिजली का अनावश्यक खर्च नहीं करने की बातचीत करें। इन सब चीज़ों के ऊपर भी हमारे सदस्य अगर अपनी बात रखेंगे, तो मुझे लगता है कि वह फिर एक संकल्प के रूप में आगे बढ़ता है और उसका फिर हम उसको उसके प्रति ज़्यादा ध्यान दे पाते हैं। तो ये सब बातों को कहते हुए अभी कुछ दिन पहले जो हमारे साथ डॉक्टर चेतन सोलंकी आए थे, सोलर मैन ऑफ इंडिया, उनके लगातार कुछ न कुछ चीज़ें वो भेजते रहते हैं सोशल मीडिया में, उनकी तरफ से काफ़ी सारी चीज़ें मिलती रहती हैं। तो उनका एक संकल्प जो है वो बड़ा यूनिक है और बहुत अच्छा है। उन्होंने कहा है कि हम
सप्ताह में एक बार अपने कपड़ों में प्रेस नहीं करें। अगर हम प्रेस नहीं करेंगे तो उससे जो हमारी बिजली की बचत है और जो उससे पर्यावरण पर जो प्रभाव पड़ता है सकारात्मक, बिजली का उपयोग नहीं करने से, और एक सिंपल सी चीज़ जो है कि हम सप्ताह में 1 दिन अ, बिना प्रेस किए हुए कपड़े भी पहनने की आदत अगर डालें, तो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला कि लोग क्या कहेंगे या लोग क्या सोचेंगे। लेकिन उससे जो पर्यावरण की बचत होगी, बिजली की बचत है, उससे संबंधित बिजली जहाँ से आ रही है, उन सब संसाधनों की जो बचत है, इसलिए उनका एक संकल्प मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं भी यही प्रयास कर रहा हूँ कि सप्ताह में 1 दिन या सप्ताह में 2 दिन बिना प्रेस के कपड़े को अगर पहन लिया जाए, तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? हमारे उसमें अंदर क्या फ़र्क पड़ेगा? क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम केवल ऐसे कपड़े पहने जिसमें बहुत सारी झुर्रियाँ लगी हुई, लेकिन हम उसको कपड़ों का उपयोग इस प्रकार से करें कि उसको प्रेस करने की भी आवश्यकता नहीं पड़े। तो ये एक विचार अच्छा है, और इसी विचार के साथ जो हम अपने स्तर से जो हम काम कर सकते हैं, अपने घरों में पानी, बिजली की अन्य बचत अनावश्यक रूप से उस पर भी हम सदुपयोग करें। यही इसका कुछ मंत्र लेकर के चलें, जहाँ तक ये संभव हो तो हम वृक्षारोपण की बात भी करें। अभी एक आंकड़ा आया था कि प्रति व्यक्ति कितने वृक्ष हैं इस दुनिया में, और भारत के पास कितने हैं, और दूसरे देशों की तुलना में कितने हैं। तो ये आंकड़ा पता नहीं कितना सही है, कितना गलत है, लेकिन उसके तुलना ये थी कि भारत के पास प्रति व्यक्ति जो पेड़ों की जो संख्या है वो 28 है। जबकि कुछ देश जो कि जहाँ शायद आबादी कम है, वहाँ पर ये आंकड़ा कई हज़ारों में है, हज़ारों, हज़ारों में। तो ऐसी जब स्थिति होती है तो अगर हम पेड़ नहीं बचा पाते हैं, पेड़ नहीं लगा पाते हैं, और हमारा अनुपात पेड़ों के मुकाबले हमारा अनुपात गिर जाता है, तो एक समय के बाद फिर शायद हम सब कई सारी और त्रासदियों से भी हमें सामना करना पड़ेगा। तो इस पर्यावरण के इन सब तथ्यों में और भी बहुत सारी जो चीज़ें हमारी लोग कर रहे हैं, बातचीत हो रही है, और बहुत ही ऐसी जगह पर कर रहे हैं जहाँ पर कि पर्यावरण की स्थिति उतनी अच्छी नहीं भी है। जैसे परसों गुजरात और कच्छ क्षेत्र के हमारे भाई आए थे, सेवा भारती के, तो उन्होंने बहुत सुंदर ऐसी जगह पर वो काम कर रहे हैं जहाँ पर आप 1-2 बार जाने में तो अच्छा लगता है, लेकिन अगर वहीं किसी को रहने का मौका दिया जाए तो वो भी कुछ समय बाद सोचेगा कि इससे कैसे यहाँ से भागें हम। तो ऐसी जगह पर जहाँ पेड़ नहीं है, पानी की भी सुविधा कम है, तो ऐसी जगह पर जो लोग काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से उनका एक बहुत अच्छा योगदान है, और बहुत अच्छा वो कार्य कर पाते हैं और सुरक्षा दे पाते हैं। अ, तो आज की हमारी चर्चा पर हम इसी चीज़ पर केंद्रित करें, ऐसा मेरा सुझाव है कि हम अपने स्वयं द्वारा किए जाने वाले कार्य, इस वर्ष का हमारा 2024-25 का जो संकल्प रहेगा व्यक्तिगत रूप से, उसके ऊपर हम बातचीत करें, चर्चा करें, और जो भी कुछ ऐसे मुद्दे आते हैं जो कि महत्वपूर्ण हैं, उसको भी हम समझें, समझने का प्रयास करें। और साथ ही कल हमारे देश के जो एक उत्सव हुआ था, एक मतदाता का, उसका भी एक परिणाम आया है। सकारात्मक परिणाम है कुल मिलाकर के देखें, और मुझे लगता है कि इसको भी एक जो कुछ होगा वो अच्छे के लिए ही होगा। इस दृष्टिकोण से हमें सोचने की ज़रूरत है, और उससे एक आने वाला भविष्य हमारा उज्ज्वल बनेगा। सरकार के जो हमारे प्रतिनिधि हैं, और जो सरकार अब का गठन होगा, उससे देश में एक सकारात्मक चीज़ें निकल के आएँगी। क्योंकि इस बार का जो इलेक्शन हुआ वो कई मायनों में अप्रत्याशित था। कई जगह से लोगों को बहुत कई लोग बहुत खुश भी हुए, कई लोग बहुत दुखी भी हुए, और लेकिन ये तो सब ऐसे ही चलता है, और उससे बिना छोड़े हुए उन सब चीज़ों को ध्यान नहीं रखते हुए कि हम बहुत ज़्यादा दुखी होते हुए या बहुत ज़्यादा खुश होते हुए हम अपने कार्य को करते रहें। इस पर्यावरण के प्रति हम अपने आप को बचाते रहें। पर्यावरण है तो हम हैं, सरकारें तो आती-जाती रहेंगी, लेकिन पर्यावरण हमारा नहीं बचेगा तो कुछ नहीं बचने वाला। तो इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और अनुरोध करता हूँ कि आगे
इस कार्यक्रम के संचालन में करते हुए हम अपनी बातें, सबको बातें करने का एक मौका मिले, अपनी बात कहने का मौका मिले। जी, नमस्कार, धन्यवाद। ओम। सर, धन्यवाद आदरणीय पवन कुमार सर। आपने जो पर्यावरण के लिए अपना मार्गदर्शन दिया है और अन्य देशों की और भारत की स्थिति के बारे में भी आपने ध्यान आकर्षण कराया है। पर्यावरण कितना जरूरी है आज हम सबको देखने को मिल रहा है। जो मौसम, जो आज पूरा देश, हर व्यक्ति जो है आज वृक्ष की बात कर रहा है। तो आइए हम योगाहार कार्यक्रम में इस पर्यावरण पर चर्चा करते हैं। और पर्यावरण के कई तरीके हो सकते हैं पर्यावरण रक्षा के, और कई जैसे आपने सोलंकी जी की बात कही है और अन्य लोग भी अपने अपने तरीके अपना रहे हैं। उनके तरीके को हम ध्यान में रखते हुए हम अपनी बात, उनका अनुभव लें। और आपने जो सीख लिया है या आपने जो संकल्प लिया है कि हम हफ्ते में एक दिन बिना प्रेस के कपड़े पहनेंगे, इस प्रकार से छोटे छोटे नियम और संकल्प लेने से निश्चित परिवर्तन आता है। तो नरेंद्र लोधी जी का हैंडरिच है, उसके पहले मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जैसे ही भोपाल में मैं गया और मैंने वहाँ मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री माननीय इंदर सिंह परमार साहब के बंगले पर जब जाना हुआ, मैंने पूर्व में भी यह चर्चा की थी, लेकिन आज पर्यावरण दिवस की बात जब हो रही है तो उस पर चर्चा करने का हक बनता है। वहाँ जब कैबिनेट मंत्री आदरणीय इंदर सिंह परमार जी के यहाँ जब पहुंचे तो वहाँ पर पूरी लाइट बंद थी और वह प्रतिदिन 1 घंटे अपनी लाइट को बंद रखते हैं, एसी, बल्ब, हर चीज बंद रखते, पूरा स्विच। और उनकी अनुपस्थिति में या उपस्थिति में पूरा उनका निर्देश है कि हमारे बंगले की हर 1:30 से 2:30 बजे तक लाइट बंद रहना चाहिए। तो वो इस प्रकार से बिजली बचत के लिए उन्होंने जो संकल्प लिया है, इस प्रकार से हम भी कई प्रकार के संकल्प ले सकते हैं। जैसे हम कहीं भी जाते हैं, अगर बल्ब जल रहा है या पंखा चल रहा है या कोई भी चीज ऐसी चल रही है जो उसका उपयोग नहीं है, या हम कमरे से बाहर जा रहे हैं तो उसको हम बंद कर देते हैं। इस प्रकार के हमारे योगाहार परिवार के सदस्य भी अपने अपने अनुभव बताएंगे ताकि हम उनसे प्रेरणा ले सके और इस पर्यावरण रक्षा में सहयोग कर सके। आदरणीय नागेंद्र लोधी जी, आप सादर आमंत्रित हैं, अपनी बात रखें। नागेंद्र जी, आप अनम्यूट कर लें और क्या दिखाना चाहते हैं या क्या बोलना चाहते हैं तो आप सादर आमंत्रित हैं। नागेंद्र जी का आवाज नहीं पहुंच रही है, तो मैं अब आमंत्रित करता हूं अन्य कोई जी। हाँ ओम जी भाई जी, बोलिए। सभी को मंच को सादर प्रणाम करता हूँ। आज लाइव हमारा कार्यक्रम चल रहा था और लाइव हम जो देख रहे थे, प्रतिदिन योगा सार में जो सम्मिलित होते हैं, एक हरियाणा के भाई का फोन आया था सुबह 4 बजे मेरे पास, तो भैया जी वो लिंक डालिए, तो मैंने लिंक डाली तत्काल और ज्वाइनिंग हुई। अब उनको बहुत अच्छा लगा, उनके मैसेज भी आ रहे हैं। उन्होंने पहली बार अटेंड किया है इस कार्यक्रम को, पूरी दुनिया में इसमें लोग कनेक्टेड हैं और लाइव इसको देख रहे हैं। तो भाई जी, जिस दिन से हमारा आज तीसरा चौथा साल है शायद, चौथा साल है भाई ना? जी 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 जी, तो इस कार्यक्रम को हम लगातार देखते आ रहे हैं। हर बार लोगों का विचार परिवर्तन, योगाहार से जुड़ने के बाद उनका खान-पान में परिवर्तन, जैविक खेती की तरफ बढ़ावा, और हमारे यहाँ जो अपन ने जो प्रचार-प्रसार किया था, उसमें हमारा कुछ एकड़ों में परिवर्तन आया है और जैविक खेती, शुद्ध जैविक खेती वो करने को तैयार हुए और उसे करके आज भोजन उन्होंने ग्रहण किया। तो वो भोजन जब ले रहे हैं, उसकी अलग उनको अनुभूतियाँ हो रही हैं और वो समझ गए हैं कि वाक़ई में रहस्य हमारे भोजन में छिपा हुआ है, रोगों को दूर करने के लिए। तो मंच का मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए सभी लोगों को कहूँगा, प्रतिदिन इस कार्यक्रम में लाइव जुड़ेंगे, देखेंगे और समझ के हमारे जितने भी लोग हैं उनको जीवन भर स्वस्थ रखने के लिए हमारा ये कार्यक्रम चलता है। 5:30 बजे से स्वतः लिंक डल जाती है और प्रतिदिन हम इसमें शामिल होते हैं। आज भाऊ जी हमारी क्लास चल रही है, आप क्लास का अवलोकन कर सकते हैं। और जी, बहुत धन्यवाद सभी को। हाँ, राम राम। अभी जी, और बहुत हम बहुत अभी धन्यवाद निकलेंगे आदरणीय तो नागेंद्र लोधी जी। वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी हम नर्मदा जी के किनारे में डॉक्टर साहब और हम जाएंगे, दिनेश सोनी जी, और वहाँ पे वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी करेंगे आज। तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे मंच पर बोलने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, अपनी वाणी को प्रणाम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। ओम जी, सादर प्रणाम। जी, धन्यवाद आदरणीय नागेंद्र लोधी जी। आप बरेली जिला रायसेन मध्य प्रदेश से थे और देखिए एक मोबाइल से आप जुड़े हैं और हमको लगता है कि हम 40 लोग या 30 या 35 लोग जुड़ते हैं,
ऐसा नहीं है। एक मोबाइल से लगभग 20-25 लोग नागन जी के साथ योग कर रहे हैं और सुन रहे हैं। इस प्रकार से हमारे कई योग शिक्षक एक मोबाइल से जुड़ करके और इस योगाहार कार्यक्रम में जुड़ते हैं। और ये जो आपने कहा है कि इससे परिवर्तन आ रहा है, निश्चित हम 4 साल में चल रहे हैं बिना रुके, और हम जो विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करते हैं उससे निश्चित समाज को लाभ मिलता है, गति मिलती है। धन्यवाद नागन जी। और इसी प्रकार से आप पर्यावरण रक्षा के लिए योग, आयुर्वेद और स्वदेशी और परम पूज्य स्वामी जी परम सिद्धि आचार्य जी के अभियान भारतीय शिक्षा संस्कृति को अपनाने में जो आप अपना योगदान दे रहे हैं, आपके प्रसाद को नमन करते हुए मैं आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी को सादर आमंत्रित करूंगा कि अगर वो नेटवर्क में हैं तो वो पर्यावरण के ऊपर अपना मार्गदर्शन और अपना अनुभव शेयर करने का कष्ट करें। आदरणीय दिनेश सिंह सेमवाल जी, देहरादून, उत्तराखंड से। जी आदरणीय, सादर धन्यवाद। आदरणीय सदस्यों को विश्व पर्यावरण दिवस पर हार्दिक बधाई। और जैसे आदरणीय आपने स्वयं ही कहा है कि जो हमारी नेतृत्व है वो जागरूक है और अपने उन्होंने संकल्प लिया है को वो भी अपने-अपने स्तर से कार्य कर रहे हैं। और इसी तरह से भारत के अलग-अलग क्षेत्र में अलग-अलग लोग कुछ न कुछ कार्य अवश्य ही कर रहे हैं। जैसे आपने बताया कि वो जो मंत्री महोदय हैं, वो बिजली बचाने के लिए संकल्पबद्ध हैं, क्योंकि हमें एक लीडर के रूप में जो कार्य करेंगे, उसकी छवि समाज में दिखेगी। उसी तरह से आदरणीय पवन सर ने भी जो मार्गदर्शन दिया है, वो भी यही शब्दों को दोहराया जाए तो कि हम जो कर रहे हैं, असल में वही सत्य है। वही हमारा कंट्रीब्यूशन है इस पर्यावरण को बचाने के लिए, हमारी धरती को बचाने के लिए। और मैं देख रहा था कि इस वर्ष जो विश्व पर्यावरण दिवस की थीम रखी गई है, वो थीम है भूमि की बहाली, मरुस्थलीकरण और सुखाड़ सहनशीलता, जिसको कि योगाहार परिवार और योगाहार परिवार से जुड़े हुए किसान और उपभोक्ता बखूबी विगत वर्षों से निभा रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। क्योंकि जैविक खेती कम पानी के उपयोग, जहर विहीन उपयोग और पर्यावरण संरक्षण का ही एक सिक्के का दूसरा पहलू है, या कहें कि वही स्वरूप है जो हम कार्य कर रहे हैं। ये हमारा कंट्रीब्यूशन भी है और ऐसा होना ज़रूरी है। हाँ, बात आती है कि हम क्या कर रहे हैं। मुझे 2-3 बातें स्मरण हैं। अभी कुछ समय पहले आदरणीय पवन सर से बात हो रही थी। बात 1998 की है, अगस्त माह की। मेरे गाँव क्षेत्र में भूस्खलन से, क्योंकि वो भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र है, अधिकतर चट्टानी और जो भूमि है वो कच्ची है इतने और पथरीली है, उसके ऊपर मिट्टी का जमाव है और वहाँ बस्तियाँ हैं। बरसात आते ही बिजली का कड़कना और भू-धसाव होना, ये आम बात है। 1998 में भी ऐसे ही बहुत बड़ा क्षेत्र प्रभावित हुआ था। उसमें से हमारे परिवार को भी काफ़ी नुकसान हुआ था भूमि से या जन से। तो 1998 तक, जहाँ तक मुझे याद है, पूरे गाँव में हमारा जो संतरे का और जो नींबू का सबसे बड़ा बगीचा हुआ करता था। लेकिन उस समय हमारे परिवारजनों ने, खासकर हमारे दादाजी ने ये निर्णय लिया कि हम अपना जो बगीचा है वो शिफ्ट करेंगे और जिस पार्ट में, बहुत बड़े पार्ट में जो बगीचा था, वहाँ हम दूसरे पौधे लगाएँगे, जो कि भूमि की मिट्टी को जकड़ने में कामयाब रहेगा। और मैं जब समय-समय पर अभी भी कुछ दिन पहले गाँव गया था, तो जो पौधे हमने उस समय लगाए थे, वो पूरा जंगल, एक बहुत बड़ा जंगल बन गया है। वहाँ पे जो हमारे मकान हैं, वो दूर से पहले टिमटिमाते थे, दिखाई देते थे, लेकिन अब वो मकान भी नहीं दिखाई देते, इतना बड़ा जंगल बन गया है। फिर इसी भूमि में, उत्तराखंड की जो ये जो देवभूमि है, यहाँ लगातार भूस्खलन और दूसरे मामले आते रहते हैं। हमने 2012 और 2013 के भूस्खलन भी यहाँ देखे।
मैं अपने ही घर और अपने ही गाँव की बात कर रहा हूँ। तो उस समय क्या, उस समय हमने लगभग ये तो केदारनाथ जैसी आपदाएँ विश्वव्यापी और वो विख्यात हुई या कुख्यात हुई। उस दौरान मैं पंतनगर विश्वविद्यालय में सेवा दे रहा था और तब आरएसएस की टीम जो कुमाऊँ क्षेत्र को देखती है, ऊधम सिंह नगर में थी। उन्होंने कहा कि तुम्हारे यहाँ तो पूरा जो रोशनी है, जो बिजली है वो गई हुई है और तुम यहाँ विश्वविद्यालय में आराम से रोशनी का उपयोग कर रहे हो, लाइट का उपयोग कर रहे हो। दूसरी बात उन्होंने बताया कि वहाँ के लोगों के पास जो कि मकान उजड़ गए हैं, घर नहीं रहे हैं। तो इसको देखते हुए आप क्या करना चाहते हो? क्योंकि जो कंट्रीब्यूशन था वो 1 महीने की तनख्वाह वो हमने दी थी। तो उन्होंने कहा इससे तो कुछ नहीं होगा, ये तो 1 महीने के तुम दो ना दो तो बराबर है। पर हमने वो उसके बावजूद विश्वविद्यालय ने भी बहुत बड़ा योगदान दिया था। लेकिन मैंने उन लोगों की बात को सुना और तब अचानक ही ख़्याल आया तो मैंने पंतनगर विश्वविद्यालय में रहते हुए अपने बिजली का कनेक्शन कटा दिया और सोचा कि मैं दिए की रोशनी पर ही कार्य करूँगा और मोबाइल को रिचार्ज करने के लिए मैंने एक छोटा-सा सोलर लिया और सोलर का उपयोग किया। यहाँ तक कि ऑफ़िस में जो कूलर था, जो पुराना कूलर था वो चला लेकिन जो नया कूलर था, जब हाँ, ऑफ़िस का जो कूलर बदला गया, तो वो कूलर मेरे रहते हुए कभी नहीं चला, ना पंखा चला। और मुझे याद है कि हमारे उस समय के जो वीसी थे, डॉक्टर बिष्ट थे, वो हमारे डिपार्टमेंट में आए और जब वो अंदर आए, तो हालाँकि इस कहानी के साथ कुछ घटनाएँ और भी हैं, वो बाद में सुनाने लायक हैं समय के अभाव में। लेकिन वो अंदर आए तो उसमें वो डीन भी थे और हमारे डायरेक्टर भी थे, वो मेरे केबिन में आए हुए थे, बातें कर रहे थे। तो उन्हें लगा कि अचानक कि गर्मी बढ़ गई है और तो बोला कि क्या यहाँ पंखा नहीं है? तब मुझे याद आया, ओहो! मैं अभ्यस्त हो गया था, फिर वो पंखा चला, पंखे के ऊपर शायद जो धूल थी वो भी उड़ी, फिर लोगों को पता चला कि ये तो पंखा चलाता नहीं है, फिर वहाँ पे खूब वो मतलब ये जो वायरल होगी मुँह ज़ुबानी लोगों की खबर। हाँ, एक बात और है कि मैं भी अपने कपड़ों पर मुश्किल से साल भर में प्रेस करता हूँ। मेरे कपड़े जो हैं बहुत ही अ, इस्त्री किए हुए, प्रेस करे हुए नहीं रहते हैं। तो मैंने ये जो संकल्प बहुत समय पहले लिया था। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो छोटे-छोटे संकल्प हैं, छोटी-छोटी बातें ही हैं, लेकिन हाँ, ये धीरे-धीरे कुछ न कुछ प्रभाव तो करती हैं। मैं अभी जब गाँव से वापस आया, अपने गाँव में था, मैंने आदरणीय रंजना दीदी से भी कहा कि यहाँ पे पूरा जंगल मैं दिखा रहा था। तो लगता है कि एक छोटी-सी पहल भविष्य के लिए अच्छी ही होती है, कई मायनों में। दूसरी बात आदरणीय पवन सर की ही हम रखें, तो हमने अपने लोकतंत्र के पर्यावरण के लिए जो कंट्रीब्यूशन किया है, उसका परिणाम भी सामने दिख रहा है। शायद वो इसलिए भी आने वाले समय में सुखद रहेगा, क्योंकि हमें और अच्छे कार्य करने होंगे और अच्छे ढंग से इस भारत भूमि के संवैधानिक पर्यावरण के लिए भी हमें सजग होना पड़ेगा। लेकिन हम पर्यावरण दिवस की बात कर रहे हैं, जो एक सामान्य बात है, लेकिन जब तक हमारी प्राण वायु रहेगी, हमारे पेड़-पौधे लहराते रहेंगे, हम रहेंगे, तो हमारे सभी दूसरे तरह के पर्यावरण भी सुरक्षित रहेंगे, हम सुरक्षित रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वापस आता हूँ आदरणीय भाई साहब के पास और नमन करता हूँ उन किसानों को जो लगातार प्राण वायु के साथ हमारे प्राण के आधार अन्न को उगा रहे हैं। धन्यवाद, प्रणाम। ओम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी। और आप को जो सदन के सदस्य आपको शायद रूबरू नहीं हुए हैं, वो उन्होंने आज आपको सुना। आप तो जो है ऋषियों जैसा जीवन जीते हैं। और आपने बताया, मैंने सुन नहीं पाया, 1 वर्ष में प्रेस कराते या 1 महीने में? सर मैंने जो एक मेरी व्यू पॉइंट है,
मैंने पिछली बार जब उसपे जो पाँव के जो एड़ियों के ऊपर से जब ज़्यादा ही तह थी, तो मेरे ख़्याल से जब इटारसी के बाद मैंने प्रेस कराया उसे, इटारसी कार्यक्रम के बाद, और उसी पे प्रेस किया मैंने और कपड़ों पे नहीं किया। तो मुझे लगता है कि 525वें दिवस के बाद जब मैं अ, अपने पदार्था पहुँचा, तो मैंने प्रेस किया। क्या बात है। तो ये जो है बड़ा बड़ी उपलब्धि, और ऐसे नियम, और कई लोग ऐसे काम करते हैं जिससे प्रेरणा भी मिलती है और चर्चा ही आना चाहिए। आदरणीय, अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ आदरणीय ओमकार नाथ जी को कि वो आए और वह भी पर्यावरण के दिवस के ऊपर बात रखें। आदरणीय ओमकार नाथ जी, झारखंड। जी नमस्कार, सभी को प्रणाम। आज का विषय बहुत ही मेरा पसंदीदा विषय है, और सबसे पहले मैं निवेदन कर दूं कि मेरे शब्दों पर ना जाएं, मेरे भाव पर जाएं, क्योंकि मेरे मन में इतनी शक्ति नहीं है सिमवाल भैया जैसा शब्दों को पिरो कर रखे। इसलिए निवेदन करूंगा कि जो मैं कहना चाहता हूं मेरे भाव को पढ़ने की कोशिश करें आप सभी। बहुत ही सुंदर पसंदीदा विषय है मेरा ये वृक्षारोपण, और आज शुरू से बचपन से ही हम देखते थे, याद हमें आता है कि बचपन से ही जब 5वीं 6ठा क्लास में 7वीं क्लास में थे उस समय भी पौधे लगाते थे, और गांव के बच्चों को इकट्ठा कर करके साथ मिल के लिए पौधे लगाते थे, बचाते थे, लेकिन पौधे बच नहीं पाते थे। हाँ, चलता था कि दिन 1 महीना 2 महीना अभियान चलता था, फिर बाद में हो जाता था, और वही क्रम आगे चलता रहा, और अभी तक ले वो मेरा क्रम छूटा नहीं। अभी भी पौधा बचे या नहीं बचे, हर बरसात में हम पौधा लगाता हूँ, सैकड़ों पौधा लगाते हैं। व्यक्तिगत व्यक्तिगत रूप से अपने खेतों में लगाते हैं, और सार्वजनिक रूप से भी हम लगाते हैं। और मेरा एक संकल्प है, एक अंदर से भावना है, मेरा एक सोच है ये कि एक हर गांव में अगर 50-100 पौधे, फलदार पौधे लग जाएं, और इतनी जगह अगर अपनी पर्सनल किसी का जगह नहीं भी है, वो जमीन उपलब्ध नहीं भी है, इतना सार्वजनिक जगह उपलब्ध है, और उस सार्वजनिक जगह को इस्तेमाल कर दिया जाए सभी सार्वजनिक जगह के स्थलों पर, सड़क किनारे, नहर किनारे, नदी किनारे, स्कूल में, तालाब किनारे, हॉस्पिटल में, इतनी सारी संस्थाएं अपने गांव में मौजूद होती हैं, पंचायत में मौजूद होती हैं। सभी सार्वजनिक स्थानों पर अगर फलदार पौधे लगा दिए जाएं, तो ये पूरी गांव की करीब एक गांव में अगर 50-100 पौधे लग जाते हैं, फलदार पौधे लग जाते हैं, तो जिनके पास जमीन नहीं है उन सारे बच्चों के लिए आश्रय का उनके लिए भोजन की व्यवस्था हो सकता है, पौष्टिक आहार की व्यवस्था हो सकता है, और फलों में सारा पौष्टिकता मौजूद होता है। जो कुपोषण के शिकार हैं तो उनका समाधान हो सकता है। गांव के बच्चों का एक आश्रय मिल जाता है। गांव के बच्चे इधर उधर भटकते रहते हैं, किसी किसी के पर्सनल जमीन पर जब फलदार पौधे लगे रहते हैं तो उसका लोग करते हैं तो थोड़ा सा खराब लगता है। तो सार्वजनिक जगह पर ऐसे पौधे लग जाए तो वो सबके लिए है, सबको ही खाएगा, फलेगा सब। उस भाव को समझिए, जब बरसात होता है, जब गर्मी खत्म हो जाए, बरसात का मौसम आता है, और विशाल विशाल आम के पेड़ से पके पके फल गिरते हैं, और आसपास के लोग जमा हो जाते हैं, बैठते हैं नीचे में, और पका पका फल को उठा उठा के खाते हैं, कितना आनंद लगता है। और उसी तरह से हर जगह जगह पर फलदार पौधे लग जाए अलग अलग तरह के, तो फिर गांव का तो कुपोषण ही दूर हो सकता है। गांव का अगर उसे खाने के लिए मिल सकता है, एक्स्ट्रा फल जो बचेगा वो फिर बेच दिया जाए, तो गांव की इकोनॉमी को भी सुधारा जा सकता है। सबको तो समझ में नहीं आता है कि इससे कितना पर्यावरण बचेगा, कितना क्या होगा, लेकिन एक प्रत्यक्ष चीज तो हम देखते हैं कि कितने लोग उसमें छांव के अंदर छांव ले रहे, कितनी भी तेज गर्मी हो, बर के पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे कितना ठंडक हवा लगता है, कितना धूप से बचाता है, कितनी चीज पक्षी पंछी जैसे उसमें आश्रय लेके अपना भोजन ग्रहण करते हैं। तो कहने का मतलब है कि हर दृष्टिकोण से वृक्षारोपण हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, हमारे आर्थिक समृद्धि के लिए, कुपोषण दूर करने के लिए, छाया के लिए, पर्यावरण सुधार करने के लिए। तो अगर सिर्फ हम वृक्षारोपण पर ध्यान दें तो एक तो जो पर्यावरण की बात हो रहा है, जो मौसम बिगड़ने की बात हो रहा है, उसमें भी सुधार हो सकता है, हमारी इकोनॉमी में सुधार हो सकता है, हमारे कुपोषण का दूर कर सकता है। इस तरह तमाम चीज आप कल्पना करिए, आप कहीं रोड सड़क किनारे कहीं दूर के सफर में जा रहे हैं, मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, कार से जा रहे हैं, बस से जा रहे हैं,
भूख लग गया हो आपको और पके पके जामुन के लटके हैं सड़क किनारे, बेल लटके हैं, आपके आम पके पके हुए रोड किनारे, तो गाड़ी खड़ी करिए और आराम से पके पके फल तोड़िए, पेट भरिए, फिर आगे बढ़ते चले जाइए। अब जल नल योजना भी हो गया तो जगह जगह पर पानी पीने की व्यवस्था हो गया है। तो जगह जगह पर जब जब भूख लगे तो कहीं जामुन खा रहे हैं, कहीं आम खा रहे हैं, कहीं चीकू खा रहे हैं, कहीं लीची खा रहे हैं। अभी भी हम एक बार बिहार की यात्रा कर रहे थे तो देख रहे थे कि उधर से तो लीची के बगान रोड किनारे है और सब कोई जो वहाँ के जो बेचने वाले होते हैं लीची की टोकरी भर भर के टोकरी में रखे रहते हैं, ताजा ताजा फल खाते हैं लोग। उसी तरह से देखते हैं कि जब ट्रेन से कहीं गुजरते हैं तो ताजा ताजा फल कोई चीज फल जब मिलता है तो कितना सुंदर लगता है कि अरे वाह, हर जगह का अलग अलग फल मिलता है। तो चूंकि हम तो हर वर्ष कोशिश करते हैं, तो हम व्यक्तिगत रूप से बता दूं कि मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि गांव के बच्चों को लड़कों को साथ साथ लेके हमने वृक्षारोपण नदी किनारे नहर किनारे बहुत सारे वृक्ष लगाए हैं और अभी सब फल देने की अवस्था में आ गया है। और व्यक्तिगत रूप से जो ना बहुत वृक्षारोपण किया वो तो हमें लाभ दे ही रहा। हमने इमारती लकड़ी बहुत सारा लगाया, उसको हमको लाभ मिला, फलदार बहुत सारे पौधे लगे, उसका हमको लाभ मिला है। मेरे आसपास फलों से भरा हुआ, फल के वृक्षों से मेरा भरा हुआ है। और इस वर्ष भी मेरा संकल्प है कि हम इस वर्ष भी लगाएंगे। और थोड़ा सा उसमें परेशानी क्या होता है, जो गांव के बच्चों को लेकर जब हम लगाते हैं तो लगा तो देते हैं, कुछ दिन तक निगरानी भी होता है, 1-2 बरस तक, लेकिन उसी बीच में भी एक दिन भी मिस्टेक हो गया तो कोई बकरी जानवर छोड़ दिया तो खा गया, या फिर गर्मी के दिन में फिर टाइम नहीं मिल पाया तो पटवन नहीं हो पाया, तो फिर हो जाता है कि पौधा सूख जाता है। तो अब इसमें हम थोड़ा सा सुधार करना चाह रहे हैं कि एक के व्यवस्थित तरीके से, अगर इसमें सरकार की भी योजना भी आ गई है, मनरेगा योजना में भी अभी आ गया है, तो इस वर्ष मेरा तैयारी है कि मनरेगा योजना से कोशिश करेंगे कि मनरेगा योजना से लाभ लेकर हम सड़क किनारे, नदी किनारे, तालाब किनारे, हॉस्पिटल किनारे और उसको हम लगाने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से अगर हम लोग सब कोई मिलजुल कर वृक्षारोपण करें, 1 महीना पूरे बरसात भर वृक्षारोपण करते हैं, तो हर गांव का, शहर का नक्शा बदल जाएगा, पर्यावरण का स्थिति सुधर जाएगा, जल जल की स्थिति में सुधार हो जाएगा। तो मेरा भी एक सभी से निवेदन है, सभी लोग वृक्ष लगाएं और अपने धरती को सुंदर बनाएं, स्वच्छ बनाएं, समृद्ध बनाएं। जी भैया, धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय ओमकार नाथ जी, बहुत सुंदर आपका आपने जो याद दिलाया। ऐसा लग रहा था कि हम गांव में एक प्राकृतिक सुंदरता में हैं, ताजे ताजे फल, पेड़ पौधे, इनका जो दर्शन कराया। जो पहले जो सड़कों पर जो है पेड़ लगाते थे, आज जो है सिर्फ निर्माण कार्य करते हैं और कागजों में पेड़ लगा देते हैं। हमें परिवर्तन लाना पड़ेगा और हमें विचार करना है कि हमारे गांव से कितने व्यक्ति एक वर्ष में स्वर्गवास होते हैं और वो जो जाते हैं उनको जलाया जाता है, उनको दाह संस्कार किया जाता है, और एक व्यक्ति में कम से कम 1 पेड़ की लकड़ी जो है उपयोग होती है। तो क्या हमारे गांव में या हमने कहीं अपने परिवार में क्या वो पेड़ लगाया? नहीं लगाया। और ये ऑक्सीजन आती कहाँ से है? ये ऑक्सीजन की फैक्ट्री कहाँ पे है? इस पर कभी हमने विचार किया? तो आज पर्यावरण दिवस है, हम सबको इस पर चिंतन करना है। और प्रणाली मराठे बहन जी महाराष्ट्र से हैं, उन्होंने जो है हैंडल किया है, तो मैं उनको आमंत्रित करता हूँ वो आएँ और अपना अपना अनुभव, अपनी बात रखें। प्रणाम। आज की योग कक्षा बहुत ही सुंदर हुई। आदरणीय सब सदन को मेरा शत शत नमन। आज विश्व पर्यावरण दिवस पर मैंने एक संकल्प किया है, वो आप सभी को मैं शेयर करूंगी। इस बरस मैंने 15 पेड़ सीताफल के निर्माण स्वयं ने किए, जो वर्षा होते ही मैं लगाऊंगी। अन्य आम आदि के पेड़ लगाने का ही मेरा संकल्प है। उस प्रकार अन्य फूल के पेड़, तुलसी, औषधि वनस्पति लगाकर अब सूखे दिन में मरुस्थल हुई भूमि वर्षा के दिन में पूर्ण हरी भरी सुंदर बनाऊंगी। हमारे यहाँ बहुत कम वर्षा होती है, फिर भी जो वर्षा होगी उसका पानी, घर पर गिरने वाला पानी जो है कुएं में छोड़ने का संकल्प है। तो जल स्तर अवश्य ही बढ़ने में मदद होगी और औरों को भी ये काम करने के लिए मैं प्रवृत्त करूंगी। गर्मी से हम परेशान होते हैं, फिर भी अभी तक हमने एसी नहीं लगाया है घर में। और पूरे वर्ष में कुछ स्पेशल दिनों में ही मैं प्रेस वाले कपड़े यूज करती हूँ।
90% दिन प्रेस वाले कपड़े मैं नहीं पहनती हूँ। ये संकल्प है मेरा। बच्चों को पेड़ लगाने के लिए प्रेरित करती हूँ हर बरस, और उनको पेड़ भी देती हूँ। जून महीने में 4 अगस्त आचार्य बालकृष्ण जी के जन्मदिन पर ज़्यादा से ज़्यादा औषधि पेड़ का वितरण, उसकी जानकारी महत्व सुनाकर लोगों को बांटना, ये हम हर बरस करते हैं। मैं मेरे स्कूल में भी बच्चों को हर बरस मेरे बगीचे में जो औषधि वनस्पतियां है वो बांटती हूँ, उनका महत्व बताती हूँ और लगाने के लिए प्रवृत्त करती हूँ। बच्चे बड़ी चाह से वो लगाते हैं, मुझे कहते हैं, और उनके घरों में भी ये औषधि वनस्पतियां अब फैली हुई है। जहाँ जाऊंगी पेड़ लगाने के लिए प्रेरित करूंगी, ये मेरा जीवन का उद्देश्य है। पेड़ों का दान दूंगी, जो दान करूंगी वो पेड़ों के लिए दान करूंगी, पेड़ ही दूंगी। मेरे स्कूल के बच्चों को पर्यावरण के बारे में हफ्ते में 2 या 3 दिन मार्गदर्शन देकर पेड़ों के प्रति प्रेम लगाव निर्माण करने का ज़्यादा से ज़्यादा मैं प्रयास करूंगी। घर में यूज किया सब पानी पेड़ों के लिए छोड़ती हूँ। जरा भी पानी वाया नहीं जाता है, वो पेड़ों के लिए ही देती हूँ। मेरे घर के सामने आजू बाजू का सुंदर फूलों का बगीचा बहुतों को अच्छा लगता है, लेकिन फरवरी के बाद यहाँ बहुत सूखा होता है, लेकिन वर्षा आने के बाद सुजलाम सुफलाम हो जाता है। यानी करती हूँ, मैं प्रयास करती हूँ बहुत सारा। सिंधुदुर्ग की तुलना में देवगढ़ में सिर्फ 40% ही वर्षा होती है। समुद्र किनारा नजदीक होने के कारण कल जो कच्छ की समस्याएं बताई गई, वैसी ही समस्याएं ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ है। फिर भी इस समस्याओं में न हार के मार्गक्रमण शुरू है और औरों को प्रेरणा देने, ये मेरा जीवन का ध्येय है। मेरे बगीचे में अनेक फल के, फूल के, औषधि आदि बहुत सारे पेड़ लगाए हैं और हर बरस में लगाने का मेरा काम शुरू है। ओम प्रणाम, धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय प्रणाली मराठी बहन जी। और आप जो पौधा वितरण से लेके लगाना, और आपने कहा है कि 15 पेड़ लगाऊंगी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हम एक पेड़ एक महीने में या साल में भी एक पेड़ लगाते हैं, उसका देख रेख करते हैं, उसी को जल चढ़ाते हैं, उसी को रोज का एक नियम बना लें कि मैं एक पेड़ लगा करके उसको जल चढ़ाऊंगा। भगवान को हम जल चढ़ाते हैं, इस प्रकार से हम अगर पेड़ को जल चढ़ाएंगे और उसकी सुरक्षा करेंगे। हम किसी विद्यालय में या मंदिर के पास या किसी घर के पास पेड़ लगा करके उनसे कहा जाए कि आपको रोज इसको जल चढ़ाना है और आपकी पूजा हो गई। तो अगर ऐसा होता है और उनको समझाएंगे कि आपके परिवार में 5 सदस्य हैं, 5 सदस्य में आप 5 पेड़ अवश्य लगाइए, उसको पाँचों एक एक अपने अपने पेड़ को पानी जल चढ़ाइए, पानी दीजिए, तो जो है ये हमारा पर्यावरण दिवस और हमारी जो योजना है, जो हमारा अभियान है, जो हमारा आने वाला भविष्य है, वो सफल होगा। आदरणीय डॉक्टर रोशन लाल रावत जी को सादर आमंत्रित करता हूँ, वो आए और अपना मार्गदर्शन। जी आदरणीय सदन को सादर नमन। आज की योग कक्षा आदरणीय दादू जी ने बहुत बढ़िया कक्षा ली। मैं थोड़ा सा लेट जुड़ा था, 6:15 करीब जुड़ा था, पर बाकी मैंने अटेंड की। और निश्चित रूप से रुक के और जो कुंडलिनी जागरण करने के लिए जो उनका प्रयास है, ये निश्चित रूप से आगे ले जाएगा हमारे योग कक्षा को। और दूसरा, आज विश्व पर्यावरण दिवस है, निश्चित रूप से बहुत चिंता का विषय है। क्योंकि मैं खेती से जुड़ा हुआ हूँ, तो हम सभी खेती से जुड़े हुए हैं और मैं कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़ा हूँ। इसके कारण मैं थोड़ा सा इसमें कहना चाहूँगा कि जो हमारा पर्यावरण है, इसके जो अन्य पहलू हैं उन पर भी हमें साथ साथ विचार करना पड़ेगा। क्योंकि एकमात्र पेड़ लगाने से हमारी पूरी समस्या हल नहीं होगी। हमारी ढेर सारी इसमें समस्याएं, हमारा जल प्रदूषण है, जल संरक्षण की बात है, वायु प्रदूषण है, वायु की बात है, भूमि प्रदूषण है, भूमि की बात है। तो इससे एक चीज तो होगी कि हम पौधा लगाएंगे, बहुत अच्छी चीज है,
पर हमें दूसरी चीज़ों पर भी बात करनी पड़ेगी। छोटी छोटी चीज़ें जो अभी हमारे आदरणीय सदस्यों ने बताई है कि हम इस कपड़े वैसे पहनेंगे जो बिना प्रेस किए हुए हो, तो ये छोटी छोटी चीज़ें पर इनके लंबे मतलब निकलेंगे। ऐसे ही हम प्लास्टिक की बात करें, प्लास्टिक के उपयोग को कितना कम कर सकते हैं अपने दैनिक जीवन में। हम थैले लेके जाएं, बाजार में सब्जी लेने जाते हैं तो हम कोशिश करें कि कपड़ों के थैले लेके जाएं। तो छोटी छोटी चीज़ों में हमारे जीवन में अगर वो करेंगे, क्योंकि माइक्रो प्लास्टिक इतना हो गया है हमारे ज़मीन में, हमारे समुद्र में तो अरबों अरबों टन माइक्रो प्लास्टिक जमा हो गया। आज की स्थिति में एक बड़ी समस्या हो गई है हमारे जो जलीय जीव जंतुओं के लिए। तो आने वाले समय में जो हमारी हो सकता है बारिश भी हो तो बारिश के साथ माइक्रो प्लास्टिक की बरसे, तो उसके जो प्लास्टिक की बारिश हो, तो ये भी हो सकता है कि हमें वो दिन देखने पड़ सकते हैं। तो हमें उन चीज़ों पर भी विचार करने की ज़रूरत है। जल संरक्षण की अगर हम बात कर रहे हैं तो जल संरक्षण एक बहुत बड़ा विषय है, क्योंकि हम इजराइल जैसा देश जहां मुश्किल से 400 mm बारिश होती है, और वो हमारे यहाँ पूरे हिंदुस्तान में कुछ भाग छोड़ दें, कच्छ का रण और कुछ ऐसा छोड़ दें, तो वहाँ बाकी जगहों पे हमारे यहाँ 1000 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश होती है। लगभग 800 से 1500 और कहीं कहीं 3000 तक भी बारिश होती, 3000 mm तक भी बारिश होती है। तो जो भी हमारे क्षेत्र हैं उनमें हम जल संरक्षण के लिए हमारे खेतों में पानी कैसे नीचे जाए उसकी व्यवस्था करें। हम अगर अभी गर्मी में अगर थोड़े थोड़े गड्ढे जहां हमारे खेत होते हैं उनमें अगर हर खेत में 3-3 4-4 गड्ढे भी अगर 1-1 फीट के कर देते हैं, 1-1 फीट 1.5-1.5 फीट के गड्ढे कर देते हैं, तो उससे पानी आपका नीचे जाएगा, वाटर रिचार्ज होगा, वाटर रिचार्ज कैपेसिटी बढ़ेगी। हमारे खेतों की स्थिति लगातार जुताई करते हुए इनमें जल की जो नीचे जाने की जो क्षमता है वो बंद हो गई है। तो इस पर भी हमको सोचना है कि जो एक लगातार हम जब रोटावेटर कल्टीवेटर ये चलाते हैं तो एक लेवल तक ये सारे हमारे जो उपकरण है वो चलते हैं, तो इनके कारण एक हार्ड पेन बन जाता है सॉइल में। तो इसको ब्रेक करने की जरूरत है ताकि नीचे पानी जाए। नीचे कैसे पानी जाए उसके लिए हमको प्रयास करने की जरूरत है। जमीन में जितना पर्कोलेशन होगा उतना अच्छा होगा। अभी वाटर हार्वेस्टिंग की भी बात बहन जी ने की थी, मतलब जो हमारे घरों का पानी है, हर घर में अगर वाटर हार्वेस्टिंग लगाएं तो एक बड़ा काम होगा। सरकार ने उसको वो भी किया है, पर फिर भी लोग दाएं बाएं करके उस पर काम करते हैं। तो इस पर भी हमें ध्यान देने की जरूरत है। और ज़्यादा से ज़्यादा हम जैसे कि हम कृषि से जुड़े हुए लोग हैं, तो अभी जहाँ पर पानी है वो खूब पानी का वैसे उपयोग कर रहे हैं। मतलब आज भी हम फ्लड इरिगेशन देते हैं, जबकि हमारे पास टेक्नोलॉजी है। हम वहाँ पर ड्रिप इरिगेशन में या स्प्रिंकलर से हम कम पानी में काम चला सकते हैं। ये कहा गया है कि जितना हमारा पीने का पानी है उसका लगभग 70% हम कृषि कार्यों में उपयोग करते हैं। और ये जो हमारा ये अंडरग्राउंड वाटर है, जो जमीन का पानी है, उसको लगातार हम दोहन करते जा रहे हैं। और हर चीज़ की लिमिट है, आप सभी जानते हैं। आने वाले समय में ये बड़ी भयावह समस्या होगी। तो हम वाटर रिचार्ज के ऊपर काम करें। कभी आज से 30 साल पहले किसी ने नहीं सोचा होगा कि हम बिस्लेरी की बाटल 20 रुपए की लेके पियेंगे, लेकिन आज वो सच है। तो आने वाले समय में हो सकता है हम कुछ नैनो पार्टिकल कैप्सूल आने लग जाए पानी के, कि हमको कैप्सूल पीना पड़े। तो ऐसी भयावह स्थिति ना हो, उनसे बचने के लिए हमें जल का ज़्यादा से ज़्यादा संरक्षण करने के, उसके तौर तरीके बदलने की बात है, उस पर काम करें। दूसरा एक सबसे ज्वलंत मुद्दा आज की तारीख में है पराली जलाने का। हमारे सरकार के लाख प्रयास के बाद भी किसान पराली बंद नहीं कर रहा, और उसका मूलभूत कारण उसकी समस्या है। हम पहले ये समझे कि क्यों जला रहा। जब तक उस समस्या, क्योंकि मैं भी रोज सोचता हूँ, जब भी कहीं आग लगाते किसान को देखता हूँ तो ये सोचता हूँ कि इसको कैसे किया जाए। तो मैं सभी सदन के सदस्यों से भी गुजारिश करूंगा कि एक इसका कोई समाधान, क्योंकि कोई जरूरी नहीं कि कोई साइंटिस्ट सोचेगा, कई सारी चीजें किसान भी सोच सकता है, और कोई ऐसा हल जो बहुत माकूल हो, मतलब जिसके लिए कोई बहुत बड़ा प्रयास नहीं करना पड़े, बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी ना हो। क्योंकि जो टेक्नोलॉजी अभी भी डिकम्पोजर की टेक्नोलॉजी आई है, या
रोटावेटर का जो सुपर सीडर, ये सब चीजें आई हैं। इन सब चीजों के बाद भी, क्योंकि ये संसाधन, जिनके पास संसाधन है उन पे काम करती है। बायोडिकम्पोजर तब काम करता है जब भूमि में नमी हो, पर गर्मी हो उस समय कैसे किया जाए। तो इन सब चीजों पर भी अगर हमारे लोग सोचना शुरू करते तो इस पहल को आगे बढ़ाने की जरूरत है कि कैसे हम ये पराली जलाने का, क्योंकि बहुत ज्यादा कार्बन, अभी एक जो मैंने अभी कुछ अध्ययन कहीं पढ़ रहा था कि जो हमारा जितना हम फ्यूल जला रहे हैं जितना कोयला जला रहे हैं, जितना वो जला रहे हैं फ्यूल, हमारा डीजल पेट्रोल ये सब जला रहे हैं। तो इसका ये ऑक्सफोर्ड का कहीं का वो था एक रिसर्च, और वो भी शायद वो 50-60 साल पहले का या 100 साल पहले की वो था। और उसमें उन्होंने ये कहा था कि आने वाले 100 साल में ये बहुत बड़ी विकराल समस्या ले लेगा। तो हमारा जो लगातार फ्यूल जल रहा है, कितना कार्बन डाइऑक्साइड हम वातावरण में छोड़ रहे हैं, तो इस पर भी हम कोशिश करें। कई सारे लोग हमारे प्रयास कर रहे हैं कि थोड़ा बहुत जो काम रहता है उसको साइकिल से करने की प्रयास करते हैं। तो हम भी अपनी दिनचर्या में क्या इस तरह के परिवर्तन ला सकते हैं, तो इस पर भी हम प्रयास करेंगे। मैं भी अपनी दिनचर्या में प्रयास करूंगा कि कैसे मैं एक छोटा सा कदम अपने उसके लिए बढ़ाऊंगा। तो साइकिलिंग के लिए, साइकिल से जहाँ छोटे मोटे काम है उसके लिए जाने के लिए, और दूसरा प्रेस वाला, तो एक दिन के लिए मैं भी प्रयास करूंगा कि बिना प्रेस वाले कपड़े पहनने का। तो सभी को सदन को सादर नमन। वाटर हार्वेस्टिंग की बात जरूर करें, कैसे हम पानी को ज़्यादा से ज़्यादा बचा सकते हैं, इस पर बहुत काम करने की ज़रूरत है। नहीं तो आने वाले दिनों में हम ज़्यादातर ज़मीनों में सिर्फ पानी की कमी के कारण खेती नहीं कर पाएंगे। तो इस पे आज सोचने की ज़रूरत है। और बहुत बहुत धन्यवाद, सदन को सादर धन्यवाद। जी आदरणीय। बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय डॉक्टर राउत जी। आपके जिला बालाघाट केवी के वैज्ञानिक हैं। आपने अपनी बात किसानों को लगातार समझाते रहते हैं, और आपकी पीड़ा है और जो यथार्थ है, जो आपने पराली जलाने की बात कही है। अभी कल हम जब जबलपुर में जी के दाह संस्कार के बाद भैया में स्नान करने जा रहे थे, साथ ही राम प्रसाद पटेल जी जो हमारे प्रशिक्षक हैं ऑर्गेनिक ग्रोवर के, पतंजलि समृद्धि कार्यक्रम के अंतर्गत उन्होंने ट्रेनिंग की है। तो वो भाई बता साहब, रहे थे आपकी आवाज कम ज्यादा हो रही है। अच्छा, अब आ रही है? जी आ रही है। तो ये जो मूंग का जो लगातार देख रहे थे कि मूंग में जहर डाल करके उसको सुखाया गया, और सुखाने के बाद उसको एक जगह ढेर थ्रेसिंग करके हार्वेस्टिंग करके उसको आग लगा रहे हैं। तो जबकि वो इतना जबरदस्त खाद बन सकता है आपके खेत में, किसान के वो बता रहे थे कि हम जैसे डीकम्पोजर हैं, जो कल्चर हम बनाते हैं, चाहे वो जीवामृत वगैरह है, इसको हम उसको भूसा के ऊपर डाल दें और इसको खेत में फैला दें, इतना जबरदस्त खाद बनेगा कि आपको कोई भी खाद डालने की जरूरत नहीं है। तो एक किसान को जो है इतना ज्ञान नहीं है, या किसान को मोटिवेट नहीं किया कर पा रहे हैं कि ये हम जो हमारा जो खाद के रूप में हम जो उपयोग कर सकते हैं उसको हम जला करके और पर्यावरण को नष्ट कर रहे हैं। तो आगे इस पर अपन चर्चा करेंगे। जो आपने कहा है कि इस पर कैसे किसानों को मोड़ा जा सकता है, सदन इस पर चिंता करेगा। आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी का हैंड लीजिए, मैं उनको आमंत्रित करता हूँ, वो अपनी बात रखें। जी ओम, सदन को नमन। जो चर्चा चल रही है बहुत महत्वपूर्ण चर्चा। वॉल्यूम बढ़ा लें थोड़ा सा, मेहरा जी आप अपना वॉल्यूम बढ़ा लें, थोड़ा सा कम आवाज आ रही है। जी, अब आ रही है आवाज? जी आ रही है। तो जो चर्चा चल रही है निश्चित ही बहुत महत्वपूर्ण है पर्यावरण के ऊपर, और हम लोग भी जो पर्यावरण के लिए चिंतित है। कल ही मेरी इस पे बहुत, जब मैं अपने पेपर छपवाने के लिए गया तो उस दुकान में जहां मैं छपवा रहा था, उनसे, वो मेरे पुराने मित्र हैं, और उन्होंने मेरे से बहुत सारे प्रश्न किए कि ये जो आप काम कर रहे हैं ये बहुत छोटा काम है, इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। तो मैंने उनको कहा कि देखो, छोटे काम का भी धीरे धीरे प्रभाव पड़ता है, और हम लोग जो काम कर रहे हैं, जो हमारे नर्मदापुरम में जो 10 लैब बन रही है, निश्चित रूप से ये आगे जाकर के पर्यावरण के लिए
बहुत लाभकारी सिद्ध होगी, क्योंकि हम अपनी ज़मीन को सुधारने में कामयाब होंगे। और उनसे बहुत चर्चा हुई, बहुत से संतुष्ट भी हुए और उन्होंने कहा है कि हम इसको देखेंगे भी। तो इस तरह से जो भी हम काम कर रहे हैं, अभी लगभग हमने 2000 पेपर छपवाए हैं। उन पेपर को हम किसानों को बांटेंगे, उनको समझाएंगे कि क्यों हमें बायो एजेंट का या बायो खाद का प्रयोग करना चाहिए। और इस पर हमारे अलग अलग लोगों से चर्चा भी हो रही है और अब हम किसानों से बात भी करेंगे और इसके उत्पादन भी बढ़ाएंगे। इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से जो आदरणीय हमारे पवन सर ने जो कहा है कि जो हमारे सोलर मैन थे उन्होंने जो कहा है, तो ये देखिए, ये तो हम लोग तो खैर आज सोच रहे हैं, परंतु जब मैं सन 85-86 में हम सर्वोदय में की मीटिंग में जाते थे, तो जो सर्वोदय लोग होते थे वो कभी अपने कपड़ों पर प्रेस नहीं करते थे। वो क्या करते थे, अपने कपड़ों को, कुर्ता पजामा होते थे, रोज धोते थे। रोज धो करके उनको निचोड़ते नहीं थे। यदि आप अपने कपड़ों को निचोड़ेंगे नहीं तो सल नहीं पड़ेगी। उनको अच्छे से धो के झटकार दें, झटकार के सुखा लें और उनकी घिड़ी उसी तरह से बनाएं जैसे प्रेस की घिड़ी बनती है, और अपने सिराने के नीचे रख लें। अपने आप आपको प्रेस करे कपड़े मिल जाते हैं। जी ओ। धन्यवाद मेहरा जी, आपने जो तरीका बताया कपड़ों का, मैं प्रयास करूंगा और देखूंगा और बताऊंगा कि हाँ देखिए, कल मैंने बिना प्रेस कपड़े धो करके पहन के आए हैं, वैसे उसमें कोई अंतर नहीं आया है। और ऐसा हम सब प्रयास करें हल्का हल्का, और फिर युगाहार कार्यक्रम में बताएं कि आज पर्यावरण दिवस में हमने ये संकल्प लिया और इसका ये हमें ऐसा एक एक्टिविटी हर व्यक्ति को करना है पर्यावरण रक्षा के लिए। जी, आदरणीय शरद वर्मा जी को मैं सादर आमंत्रित करता हूँ, क्योंकि जब पराली की बात आती है, जब वृक्षारोपण की बात आती है, जब कहीं कोई भी ऐतिहासिक कार्य की बात आती है, तो आदरणीय शरद वर्मा जी जिला नर्मदापुरम से ऐतिहासिक कार्य करते हैं और किसानों के लिए हमेशा समर्पित हैं। मैं उनको आमंत्रित करता हूँ, अपनी बात रखें। सदन को कोटि कोटि प्रणाम। आज दादू ने बहुत अच्छा योग कराया और आज की चर्चा मानव को आगे तक जीवित रहने के लिए पर्यावरण दिवस हमेशा मनाना पड़ेगा। मैंने कुछ छोटी छोटी चीजें देखी हैं, मैं आज सदन को अवगत कराना चाहता हूं। जैसे मूंग में बहुत जहर डलता है, बहुत ज्यादा जहर डलता है, अति से ज्यादा जहर। लेकिन उसका जहर कहाँ पे जाके इकट्ठा होता है, ये प्रकृति का एक छोटी सी चीज आप समझिए। जो मूंग का बीज है उसमें जाके इकट्ठा होता है, वो उसके तने में नहीं रहता, उसकी पत्ती में जहर नहीं रहता। वो जहर जाके इकट्ठा होता है तो वो मूंग के अंदर होता है। जिस आदमी ने डाला है उसी को जहर मिलता है। अगर मानव जाति ने डाला है तो मानव जाति को प्रकृति उस जहर को वापस कर रही है। आज आप ने जहर वाला चारा अगर गाय को खिलाया है और गाय खाती है तो उसका जहर दूध में जाता है, और वो दूध आपकी जो वंशज आगे आने वाली पीढ़ी है जिसको आप दूध पिला रहे हैं, उसको वो जहर जाता है। आदमी सोचता है कि मैंने तो जहर डाल दिया है तो मेरा क्या। अरे साहब, आप अपने हाथों से ही अपने मानव को पीढ़ी को खत्म करने की योजना बना रहे हो। आपकी जो योजना है वो ये है कि मानव सभ्यता खत्म हो जाए। इसको भारी तरीके से सरकार को इन चीजों की फैक्ट्रियों को रोकना पड़ेगा। आज किसानों के हाथ में कौन सी दे रहा है, कहां से आ रही हैं दवाएं। जितनी किसान की जवाबदारी है उतनी सरकार की भी जवाबदारी है, उतनी मंत्रालय की भी जवाबदारी है। कौन इनको लाइसेंस दे रहा है, कौन दे रहा है इनको लाइसेंस कि ये इतनी खराब दवाएं आप बनाइए। कहां से अपने देश में आ रही है। आज अमेरिका में कोई दवा बैन होती है तो उसके 7 दिन बाद वो हिंदुस्तान में कारखाना खुल जाता है। ऐसा क्यों होता है। दूसरे विदेशों में 10 दवाओं पर रोक लगती है, वो दवाएं हमारे यहाँ इजीली मिल जाती है। ऐसा क्या है, इस पे विश्वास देना पड़ेगा। कल रिजल्ट आए चुनाव के, मन भी विचलित हुआ, लेकिन लगा जो जैसे मोदी जी जो काम करते हैं उनके मंत्री लोगों ने वैसा काम नहीं कर पाए, उनके अधिकारियों ने वैसी सेवा
मानव समाज में नहीं फैला पाए, इसका कारण कल चुनाव में देखने को मिला। आज आदमी पेड़ लगाने से लेके पेड़ को संभालने वाला बहुत काम, लगाने वाला, हमने देखा कि लाखों पेड़ नर्मदा जी के किनारे लगे, लेकिन उनको संभालने वाला कोई नहीं था। अगर उन्हें 2 साल संभाल लिया जाता तो वो पेड़ पौधे बन जाते, लेकिन उन्हें कोई नहीं संभाला। और लाखों पेड़ों में से आज अगर आप देखने जाएंगे तो वो एक पौधा भी नहीं है। 100% पौधे जो लगे हैं उनमें से 10% पौधे भी, अगर दादू से आप पूछें तो नर्मदा जी के किनारे जितने पौधे लगाए गए थे सारे पेड़ सूख गए। पेड़ों को संभालने वाला बहुत जरूरी है। पेड़ों को संभालने वाले आदमियों की बहुत कमी है। लगाने वाले तो इतनी फोटो डालते हैं कि जिसकी कोई हद नहीं, लाखों की तादाद में आदमी फोटो डालते हैं पौधे लगाने के लिए, लेकिन किसी ने पानी डालते हुए 10 दिन की फोटो नहीं डाली कि मैं कंटिन्यूटी फोटो डालते हूं। मैं बुराई नहीं करना चाहता, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भूतपूर्व हमेशा पेड़ लगाते, फोटो डालते हैं, लेकिन कभी पानी देते हुए फोटो नहीं डाली उन्होंने। झारा दूसरे आदमी के हाथ में दे दिया। अरे जिससे जीवंत रहना है पौधा, उसको पानी तो दो आप। पानी तो कभी कोई डाल के फोटो डालता ही नहीं, पेड़ लगाने की डालता है बस। पेड़ लगाया, फोटो डाल दी। अरे भैया 1 महीने तक फोटो डालो पानी देते हुए, तो लगे कि आप पेड़ लगा रहे हो। ऐसे पेड़ों को क्या लगाना जो लगा के फोटो में रह जाते हैं और फ्रेम में वो हरे भरे रहते हैं, लेकिन खेतों में मेड़ों में कहीं भी वो हरे भरे नहीं रहते। ऐसे पेड़ क्या लगाना, बताइए। आपकी आत्मा नहीं बोलती कि जो पेड़ आपने लगाया है उसको दोबारा देखें जाके? ऐसा क्यों होता है? आप जाके देखना चाहिए उस पौधे को, आपने कहाँ लगाया, क्या है। हमने चर्चा करी नदियां रिचार्ज। आज नर्मदा जी को जीवित रखना है तो छोटी छोटी हजारों नदियां हैं। हमने मुन्नीलाल सर जी के साथ नदियों का वो बताया मैंने कि इनमें हम लोग बोरी बंधान स्टॉप डैम बनाते हैं। हमने हमारे गांव की नदियों में स्टॉप डैम बोरी बंधान बनाए तो हमारे गांव के कुएं जीवित हो उठे। तो ये भी एक आश्चर्य देखने, छोटी सी चीज है, लेकिन अगर करते हैं तो होते हैं। पर हमने यहाँ पे पराली में रोक लगाई, आज 10 साल से हमारे गांव में आग नहीं लग रही है। हमारे पास के गांव में आग लगी और 10 से 15 आदमी उसमें खत्म हो गए। तो ये बड़ी घटनाएं हैं। और आपको पौधा लगाना, अगर सांस लेने का आपको अधिकार है तो आपको पेड़ लगाना ही पड़ेगा, और पेड़ को जीवित रखने की भी कस्में खानी पड़ेंगी, जब ही आप पर्यावरण को बचा पाएंगे। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। कुछ बोला हो गलत तो क्षमा चाहता हूँ। जी ओम प्रणाम। बहुत सुंदर आदरणीय शरद वर्मा जी, और महत्वपूर्ण बात आपने कह दी है। छोटी छोटी सी बात को अगर हमने दिमाग में ले लिया, पेड़ लगाते हुए फोटो, एक पेड़ को पकड़कर उसका इतना जबरदस्त वो लगाते ही मर जाता है, इतने लोग पकड़ के खींचते हैं और लगाने वाला पीछे फावड़े लेकर बेचारा खड़ा रहता है। कल मैंने एक फोटो देखी थी कि लगाने वाला ये पीछे खड़ा है फावड़ा लिए हुए, लेकिन कई लोग 10-20 लोग इतने पकड़ पकड़ के उसको फोटो खिंचवा रहे हैं। ये जो है स्थिति है। हम पेड़ में पानी डालते हुए भी फोटो लें और उस पेड़ को देखें। जब हम आपके यहाँ से आए थे, परम पूज्य स्वामी परमादेव जी ने जो पेड़ लगाया था आपके जन्म दिवस पर बेल का, और जब हम निकले हमने कहा भैया ये पेड़ जो है अपना रोज देखते हैं उसको, ये पेड़ अपना दिख रहा है आज है। तो यह स्थिति आज शरद वर्मा जी ने जो ध्यान कराया, बहुत सुंदर। आदरणीय रूप सिंह राजपूत जी को मैं सादर आमंत्रित करता हूँ, रोहिना के उत्कृष्ट किसान जिला नर्मदापुरम से हैं। आप आइए अपनी बात रखें। म्यूट है आप, म्यूट अनम्यूट कर ले रूप सिंह जी। जी ओम सदन को प्रणाम। आज पर्यावरण दिवस की सभी सदस्यों को हार्दिक शुभकामनाएं। पानी में लेके आ रहा हूँ, यहीं रखा है, कुप्पा भर के ला रहा हूँ। तो अभी विषय मूंग पे चल रहा था, तो मैंने भी अपने खेतों में ये मशीन के द्वारा भी मूंग कटवाई है, और फिर मजदूरों के द्वारा हम इकट्ठी करके उसको निकालेंगे, जो पूर्ण रूप से हमारी जो मूंग है जहर मुक्त रहेगी। इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। ये काम थोड़ा सा बड़ा श्रम आधारित कार्य होता है, और
इसमें समय की भी बड़ी चोरी रहती है। आज मौसम थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, इसको देखते हुए मतलब ये खेती का कार्य कर रहे हैं। पर्यावरण दिवस पर मैं हर वर्ष अपने खेतों की मेड़ों पर ये पौधे की रोपित करता हूँ, जिससे हजारों पौधे मेरी खेत की मेड़ों पे स्थापित है। बीज खेत में भी मेरे पौधे स्थापित हैं और बड़ा आनंद आता है जब हमें गर्मी पड़ती है, जब हम खेतों में रहते हैं तो हमको ठंडक मिलती है इन पौधों से। तो ऐसा लगता है कि जीवन में हमने कुछ बड़ा उत्कृष्ट कार्य किया है जो हमें बड़ा आनंद दे रहा है। और ये मेरे फार्म का कार्य है जी। जी ओम। जी बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रूप सिंह जी। और मैं क्योंकि अब समय लगभग अपने उस पर जा रहा है, और अगर किसी का कोई सुझाव हो, कोई अपनी बात रखना चाहते हैं, डॉक्टर किशोर दुबे जी आप सादर आमंत्रित हैं। 5 मिनट का समय है, आप 15 पे हम समापन कर देंगे। जी धन्यवाद। ओ मैं ट्रेन में हूँ, जरा नेटवर्क नहीं था, इसलिए कुछ सुन पाया कुछ नहीं सुन पाया। आज पर्यावरण दिवस है। 2 चीजें के बारे में जो मैं करने वाला हूँ और कर रहा हूँ उसके बारे में सुझाव देना चाहता हूँ। एक तो हमने संकल्प लिया है कि बिना कांटे का बेल, जैसा तुलसी हिंदुस्तान के हर घर पहुंच गई है, वैसे शिव भक्त हिंदुस्तान में काफी सारे हैं, लेकिन वो कांटे का बेल होता है, इस वजह से वो हर घर में लगाया नहीं जाता। तो अगर हम बिना कांटे का बेल के रोप बनाए और उसको यदि घर घर में पहुंचाए तो निश्चित रूप से जी आपकी आवाज़ नेटवर्क, चूंकि आप ट्रेन में हैं, आपकी आवाज़ कट रही है, तो मैं क्षमा चाहूँगा। आदरणीय डॉक्टर दुबे जी, आप कभी और मार्गदर्शन दे देना इस विषय पे। जी आदरणीय शशिकांत तिवारी जी। जी सादर प्रणाम सदन को। हम आज विश्व पर्यावरण दिवस है, इसमें जैसा रोशन लाल सर बोल रहे थे घर में कि हम लोग अपने बेल का जीवन में अगर पर्यावरण को बचाना है तो साइकिल का उपयोग करें। तो मैं सदन को बताना चाह रहा हूँ, पिछले 2 साल से मैं सुबह शाम साइकिल का प्रयोग कर रहा हूँ। बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा आराम मिलता है। आसपास के जो छोटे मोटे काम हैं उसको मैं सुबह शाम साइकिल से ही करता हूँ। जी सादर प्रणाम। जी देखिए, बहुत सुंदर आपने अपनी बात रखी है कि मैं सुबह साइकिल से यात्रा करता हूँ, ये भी पर्यावरण के बचाने के उसमें आता है। तो आपका बहुत बहुत शादीबाद। आदरणीय डॉक्टर कुसुम भारद्वाज जी को अंतिम वक्ता के रूप में मैं आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और अपनी बात रखें। आदरणीय डॉक्टर कुसुम भारद्वाज जी, नई दिल्ली से। प्रणाम, सदन को प्रणाम। बहुत महत्वपूर्ण चर्चा चल रही है, तो समय की बाध्यता के देखते हुए मैं बस केवल कुछ लाइनों में अपनी बात बताऊंगी। आपके डॉक्टर रोशन लाल जी भाई साहब ने और भी सभी लोगों ने जो जो आइडियाज दिए हैं वो सब बहुत महत्वपूर्ण हैं। उन आइडियाज को, उन विचारों को कैसे संस्कारों में डालना और कैसे परिवार में उसको भिजाना, खास करके महिलाओं के बीच में छोटे छोटे जो रोज के हमारे खास करके वाटर कंजर्वेशन और एनर्जी कंजर्वेशन, इसके लिए छोटे से प्रयोग जब हम घर से आरंभ करेंगे तभी वो बड़े रूप में जाएंगे। बड़े रूप में तो होते हैं परंतु हम वेस्ट करते हैं छोटे उसमें। वाटर कंजर्वेशन के लिए मैं बताऊं आपको, जब मैं भोपाल में थी तो वहाँ बड़े अपने जो उनके डुप्लेक्स थे उनको तोड़ के और लोग 3-3 मंजिला बिल्डिंग बना रहे थे। वहाँ उस समय मुझे विचार आया कि वाटर कंजर्वेशन के लिए अभी ये काम हो सकता है। तो वहाँ एक दूसरे सारे फ्लैट्स को जोड़ के और जो रूफ वाटर आता है रेंज में, तो वहाँ साइड में गड्ढा बना के उसको रूफ वाटर का टेबिंग करने का वो विचार दिया था। उसके लिए कुछ एजेंसियां भी है, वो एजेंसियां ये काम करने के लिए कुछ लेती हैं और वो उसको काम करवाती हैं। तो ये वहाँ पर थोड़ा सा कुछ मैंने किया था प्रयास, कुछ लोगों ने उसको बहुत ध्यान से लिया, कुछ ने नहीं लिया। अब आपको मालूम है कि जो जनता की विचारधारा होती है वो पहले अमाउंट में पहले जाती है, तो खैर फिर भी कुछ तो प्रभाव पड़ा था। और जो हमारे यहाँ का जो वाटर होता था उसको भी मैंने वहाँ से पूरा कलेक्ट करके एक नाली, एक पाइप से
नीचे गड्ढे में जाए, ऐसी व्यवस्था बनाई थी। ऊर्जा कंजर्वेशन के लिए बताए कि संस्कार पड़े हुए बचपन से कि जहाँ रूम से निकल गए तो तुरंत पंखा लाइट बंद कर देना है। मेरे स्वर्गीय पतिदेव की तो इतनी आदत थी कि कोई भी मेहमान भी आए, कोई बैठे हैं, तो वो जब उनको सियाव करते तो सबसे पहले उनका हाथ स्विच पे जाता था। कभी कभी हम बोल भी देते थे कि इतना भी अच्छा नहीं लगता, बोले कोई बात नहीं, जब अच्छा नहीं लगता तो सामने वाला भी जब सुनेगा सोचेगा तो उसके दिमाग में भी हमें ऊर्जा कंजर्वेशन करना है। और ये आदत जहाँ अगर बच्चों ने थोड़ा देखा कि लाइट जल रही है, वो जाके तुरंत मेन स्विच ऑफ कर देते थे, तब सबको याद आ जाता था कि अरे फलानी लाइट जल रही है, उसको बंद करना है। ये छोटी छोटी बातें केवल मैं इसलिए बता रही हूँ कि हम घरों से हमारे बच्चों में, हमारी युवा जनरेशन में ये बात जब डालेंगे तब भी हम बड़े रूप में तो कर ही रहे हैं, हमारे सारों को विचार है, तब हम युवा वर्ग, हम वृद्ध लोग, विद्वान लोग इस बात के ऊपर जा रहे हैं। परंतु हमें यहाँ से भी स्टार्ट करना पड़ेगा। कचरा, प्लास्टिक कंजर्वेशन, ये सारी बातों को छोटे से घरों से हमको संस्कार डालना होगा, तो हम उससे फ्रूटफुल होंगे। हमें उसका लाभ आज नहीं आगे मिलेगा। बस इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर कुसुम भारद्वाज जी, आपका अनुभव और पूरा जो आपने पर्यावरण और स्वदेशी भारतीय शिक्षा संस्कृति में जो है आपने अपना समर्पण किया है। जीवन में हर काम आप जल कल्याण के लिए करती रहती हैं। आपको बहुत बहुत शायदवाद, आपके पुरुषार्थ को नमन, और इसी प्रकार से आप मार्गदर्शन करते रहें और समाज को दिशा देते रहें। अब आज के युवा कार्यक्रम का लगभग समय हो गया है। मैं चाहूँगा आज के हमारे युवाचार आदरणीय रमेश चंद मेहरा जी ने सुंदर योग कराया और उनको बहुत बहुत शायदवाद। आज के हमारे जो पर्यावरण दिवस पर हमने चर्चा की, आदरणीय पवन कुमार जी ने जो मार्गदर्शन दिया, और उनके साथ पूरी टीम, हमारे टीम में लगातार आदरणीय बहन सीमा पांडे जी जब से हरिद्वार गई हैं लगातार लोग जुड़ती हैं, उनको बहुत बहुत शायदवाद है। और जो नए सदस्य जुड़ते हैं, जो आप जुड़ रहे हैं, उनके लिए बहुत बहुत शायदवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी उपस्थित जो इस कार्यक्रम में लगातार जुड़ते रहें, उनके पुरुषार्थ को नमन करते हैं, क्योंकि वह जो जोड़ रहे हैं और अन्य लोगों को जोड़ रहे हैं, युवा कार्यक्रम का संदेश पहुंचा रहे हैं, वह एक पुरुषार्थ का कार्य है। और मैं चाहूँगा कि निरंतर इसकी वृद्धि हो तो बहुत ही उपयोगी होगा, क्योंकि हम जो चर्चाएं करते हैं वो जनमानस तक पहुंच जाएं। तो यही भावना के साथ और मैं आज के इस कार्यक्रम को विराम देता हूं। कल और अन्य साथियों के साथ भी हम उपस्थित रहें, ऐसी प्रार्थना और उम्मीद के साथ सबको सादर प्रणाम। राम राम ओम।